तो आज हम नया यूनिट शुरू करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के नाम से आपने जाना होगा, और इसके अंदर में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जैसे मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट होगा, ये हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की जो नींव रहेगी वो इसी यूनिट के थ्रू चलती हुई चलेगी। तो 4 यूनिट जो भाई ऑलरेडी हमारी आ चुकी है, उसके अंदर में आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात करी थी, जितना भी हमारे पास में वेक्टर कैलकुलस था उसको लेकर बात करी है, लीनियर अलजेब्रा था उसको लेकर आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसके न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं, और उसके बाद में हमने न्यूमेरिकल मेथड था वो भी वहाँ पर हमने लगभग खत्म कर दिया है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो आप लोग पढ़ते थे भाई, आप अपने स्कूलिंग लेवल पर भी इसको पढ़ा होगा, कॉलेज लेवल के ऊपर में भी इसको पढ़ा होगा, लेकिन आपको हमेशा इससे डर लगता था। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि आपको इसका बेसिक्स नहीं पता होते थे, आपने सिर्फ रटे हैं चीज़ों को। आज मैं कोशिश करूंगा कि जितना आप लोगों को डेप्थ में समझा सकें, जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी हम हर चीज़ उठा के आपको पढ़ा देंगे। यहाँ पर जो मेन मोटिव रहेगा वो आप लोगों के एटीसी, एओ और गेट के एग्जाम के लिए जो भी भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये वीडियो। चलिए देखते हैं क्या क्या हम आज इसके अंदर में पढ़ने वाले हैं, और शुरू करते हैं आज इस लेक्चर को लेके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भाई हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर में सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि क्या हमारे पास में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स होते हैं। फिर हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस को लेके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती एप्लीकेशन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। फिर जो तीसरा टॉपिक हमारे पास में आएगा, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। गेट की तो बात करें तो एक क्वेश्चन कन्फर्म यहाँ से रहता है, और होप्सो एटीसी के अंदर में भी वो एग्जाम में मिले आप लोगों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिटिकल एंड जो हार्मोनिक फंक्शन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर में कोची-रीमान इक्वेशंस के बारे में, रिलेशन जो था उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो भी यहाँ पर उसके अंदर में डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले ये, जो लास्ट के 3, 4, 5 ये हमारे पास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर में टॉपिक। चलिए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की जो डेफिनेशन होती है क्या होती है। हाँ, कॉम्प्लेक्स जो इसके अंदर में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर में 2 थ्योरम्स हम बात करेंगे। बेसिकली फॉर्मूला होते हैं हमारे पास में, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है, और दूसरा हमारे पास में रेसिड्यू थ्योरम होती है। अब देखो इसकी जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स होते हैं इनकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो डेफिनेशन अगर आप लोगों को समझ में आ जाती है ना, तो डेफिनेशन के बाद में इसके अंदर में कुछ नहीं बचता है। आपको यहीं से जो आप लोगों ने दिमाग में एक जेड का खौफ बैठा रखा है ना, जेड आ गया मतलब कॉम्प्लेक्स आ गया भाई, कॉम्प्लेक्स के साथ में कैसे ट्रीट करना है, तो ये आप बेसिक इसकी डेफिनेशन समझ लो आप पहले तो। देखो जब भी आपको कोई डेफिनेशन मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दिया जाता है ना, तो वो आपको जेड की फॉर्म में देगा। अब जेड की फॉर्म में देगा तो आपको डरना नहीं है भाई, वो जेड की फॉर्म में भी दे सकता है, किसी अदर की फॉर्म में भी दे सकता है, मतलब कुछ भी दे, आप लोगों से घबराना नहीं है। और इसको हमेशा मान लेना है कि इसके अंदर में 2 पार्ट रहेंगे, एक मान लो एक्स की फॉर्म में रहेगा, या फिर दूसरा मेरे पास में वाई की फॉर्म, दूसरा कंपोनेंट होगा जिसके साथ में आई लगा होगा। अब ये आई क्या है भाई? आई को हम आयोटा बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। और ये मेरे पास में जो फंक्शन होता है इसको क्या बना देता है? ये इमेजिनरी बना देता है। और ये मेरे पास में जो खाली जो आयोटा के बिना रहता है, ये हमारे पास में क्या होता है? एक रियल नंबर होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करूं तो एक जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको हम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जेड इजिकल टू एक्स प्लस में आई वाई, यानी कि आयोटा, या फिर कभी कभी आप लोग को मिलेगा ए प्लस में आयोटा बी। जब भी कभी जेड दिया जाए तो आप इनकी फॉर्म में अपने जो क्वेश्चन है उसको रीडिजाइन कर सकते हैं, अपने न्यूमेरिकल को इस तरह से रीडिजाइन कर सकते हैं कि जेड की जगह पे एक्स प्लस आईटा वाई वहां पर आप पुट कर लो। चलिए भाई आगे बात करते हैं कि ए और बी जो होते हैं ना, ए और बी की फॉर्म मान लो या फिर एक्स वाई की फॉर्म मान लो, तो इसके अंदर में जो ये होते हैं ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। रियल नंबर मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं ये वैल्यूज जो हमारे पास में आएंगी। और आई जो हमारे पास में एक सिंबल है जिसको हम आईटा के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छी बात भाई। अब मैं इस पूरे सेट की बात करूं, जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का अगर सेट दे दिया जाए, जो आप 11th के अंदर में सेट एंड फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो सी एक सेट दे दिया जो कि कॉम्प्लेक्स का है। देखो डेफिनेशन से ज्यादा कुछ इसके अंदर में आप लोगों को जो मिलने वाला वो मेन पॉइंट्स आप लोगों को इसका रिप्रेजेंटेशन से मतलब होता है। आपके एग्जाम में डेफिनेशन थोड़ी ना पूछेगा, लेकिन आपका बेसिक यहां से क्लियर करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आप लोगों को आगे के जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, आगे के जो यूनिट्स आएंगे उसके अंदर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो तो इस सेट को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, सेम वो चीज कि भाई मैं ए प्लस में आईटा बी की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जहां पर ए बी है वो मेरा रियल नंबर से जो बिलोंग करते हैं। चलो भाई अब देखो यहां पर हुआ क्या कि ये आयोटा जो हमारे पास में हम यूज कर रहे हैं, इसका था क्या कि एक माइनस, जैसे आप लोगों ने मैंने 1 वैल्यू दे दी तो आप इसको इजीली पुट डाउन कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसको ये रूट इसके ऊपर में लगा दिया, अगर मैं आप लोगों को ये दे दूं कि -1 है और इसका अंडर रूट निकाल के दिखाओ भाई आप लोग, तो यहां पर क्या हो जाता है कि ये मेरे पास में रियल वैल्यू नहीं बन पाती है। तो यूलर ने बहुत इस पे काम किया और उन्होंने फाइनली क्या कहा
कि भाई ऐसी वैल्यू को हम इमेजिनरी मान लेते हैं। और इमेजिनरी मानने का मतलब था कि भाई रूट ये जो मेरे पास में वैल्यू लिखी गई है इसको एक नाम दे दिया गया आई, यानी कि ये मेरे पास में एक इमेजिनरी वैल्यू दे दी गई है। अगर ये आप रियल मान लेते हो तो रियल का जो अपोजिट होता है वो आपका क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। बस यहीं से हमारे पास में इमेजिनरी का फंक्शन आ गया और तभी से हम जेड को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस में आइटा बी या एक्स वाई की, यानी कि एक हमारे पास में रियल नंबर रहेगा और एक मेरे पास में जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, मेरे पास एक इमेजिनरी रहेगा, जहां पर आई जो होगा वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन करवाएगा √-1 का, किसके साथ में, जो बी फंक्शन के साथ में। और इसको मैं डायरेक्टली इसके साथ में ऐड कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास में इमेजिनरी वैल्यू आ गई, तो मुझे ये रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरह से करना पड़ता है। चलो भाई बहुत अच्छी बात। अब देखो यहां पर हम जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको ए प्लस आइटा बी आप लोगों ने लिख दिया या फिर एक्स प्लस में आइटा वाई लिख दिया, तो ये किस तरह की फॉर्म होती है, ये मेरे पास में बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म होती है। अब कार्टेशियन फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपके पास में तीन एक्सिस होते हैं भाई, कौन कौन से, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और तीसरा मेरे पास में जेड एक्सिस होता है। तो यहां पे जब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसी फॉर्म को हम कार्टेशियन फॉर्म के रूप में इसको जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर मान लो कोई पॉइंट है तो आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मेरे पास में कार्टेशियन फॉर्म यहां पर निकल के आ जाती है। अब दूसरी जो मेरे पास में इसकी फॉर्म आएगी, जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं कि जेड इजिकल टू ए प्लस में आइटा बी है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो रियल नंबर होगा वो हमेशा और हमेशा किस पर, एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो मेरे पास में इमेजिनरी नंबर होगा वो कहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है, मेरे पास में वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि वो पॉजिटिव वाई भी हो सकता है और नीचे की तरफ में नेगेटिव वाई भी हो सकता है। लेकिन अभी जो मैं केस लेके चल रहा हूं आपके साथ में वो कौन सा है, ए प्लस में आइटा बी का ही यूज करके चल रहा हूं। ए माइनस आइटा बी का भी देखेंगे, माइनस ए प्लस आइटा बी भी देखेंगे, माइनस ए माइनस आइटा बीटा भी देखेंगे इसके अंदर में, ठीक है, आइटा बी भी देखेंगे इसके अंदर में। तो ये जहां पर इस तरह से ग्राफ के अंदर में हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये पूरा प्लेन क्या कहलाता है मेरे पास में, इसको हम बोलते हैं कि ये मेरे पास में कॉम्प्लेक्स प्लेन है, या फिर आर्गेंट प्लेन के नाम से भी आप इसको जानते हैं या डायग्राम के नाम से भी आप इसको जानते हैं। अब बात करें भाई, पहली चीज डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स चीज गिवन होगी तो उसके अंदर में कंफर्म है कि मेरे पास में दो चीजें गिवन होगी, या तो उसका रियल पार्ट होगा और दूसरा उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। कई बार ये भी हो सकता है कि उसने जेड फंक्शन दे दिया और खाली आपको ऐसे दे दिया, आइटा दे दिया, तो आपको इसका रियल पार्ट जीरो मान लेना भाई, या फिर आपको एक रियल पार्ट उसने बोल दिया, मतलब एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और कहा कि एक जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप उसको जीरो, ये खाली मेरे को 2 वैल्यू दे दी। अगर उसने कॉम्प्लेक्स बोल रखा है तो आपको यहां पर आइटम मान के चलना पड़ेगा उसके अंदर में, ठीक है। लेकिन इसका ये क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन विद जीरो है, तो ये जीरो वैल्यू हो जाती है, इसकी वजह से हम इसका यूज नहीं करते, खाली हम 2 उसके अंदर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेरे फंक्शन के पास में जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन था उसके पास में रियल जो फंक्शन है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है मेरे पास में। अब छोटी सी एक चीज देखो, आपके एग्जाम के अंदर में जब मिलेंगे ना तो वहां पे आपको घबराने नहीं है, जो आपको थोड़ा सा डराने के लिए क्या देगा वो ऐसे लिख देगा रियल ऑफ जेड, ऐसे आप लोगों को लिख के दे देगा, या फिर ऐसे देगा इमेजिनरी आई एम करके और जेड कर देगा। तो इससे घबराने की बात ही नहीं है भाई, क्योंकि हमें पता है रियल ऑफ जेड, यानी कि इस फंक्शन का रियल वैल्यू कौन सा, ए है, तो आप इसको डायरेक्ट इक्वेट करेंगे एक इक्वल। फिर इमेजिनरी जेड की बात करेगा तो आपको आयोटा नहीं लिखना भाई, वहां पे क्या लिखना, आपको खाली बी वैल्यू लिखनी है, क्योंकि आई तो मेरे को ये रिप्रेजेंट करवाता है कि ये मेरे पास में एक इमेजिनरी वैल्यू बनी हुई है, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या रियल पार्ट होते हैं, कैसे मुझे अपनी इमेजिनरी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना होता है। ये ध्यान रख लेना कि ये ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अगर ये ऐसा होता है ए माइनस में आइटा बी यहां पर लिखा होता, तब आप क्या बोलते कि बी की वैल्यू क्या है मेरे पास में, तब आप बोलते कि बी की वैल्यू माइनस बी है मेरे पास में, क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशन मेरे पास में यही होता है, बाद में जो वैल्यूज होती हैं वो उसके प्लस माइनस के साथ में चेंज होती चली जाती है। अब देखो इसकी एप्लीकेशंस होती है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कहां का यूज करते हैं। जैसे आप सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर में यूज करते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भाई बहुत अच्छे से जानते होंगे उसके बारे में। कंट्रोल थ्योरी जो आप इलेक्ट्रिकल वाले भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी पढ़ते हैं, तो वहां पर इसका यूज करते हैं। जैसे आप जीरो पोल्स वगैरह निकालते हैं तो वहां पर उसके कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन्स के अंदर में ही हम उसके जीरो और पोल्स वहां पर निकालते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर में भी यूज होता है। जो मैकेनिकल वाले हैं भाई वो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में अच्छे जानते हो, हर जगह पे इसकी एप्लीकेशंस है। यहां पर क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां पर इसका यूज करते हैं। देखो अब जो हमारे पास में आने वाली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको भाई फुल कंसंट्रेशन के साथ में भाई अपना पेन थोड़ी देर ड्रॉप कर दो, जो मैं बता रहा हूं ना वो सुन लो आप लोग, ठीक है। लिख लेना यार, ये आप लोग को ही मिलने वाली है पीडीएफ, लेकिन यहां पर अगर ये स्किप कर गए ना तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। यहां पर देखो जो मेरे पास में रिप्रेजेंटेशन था, मैंने रिप्रेजेंटेशन जो यूज किया आप लोगों के लिए वो मैंने यूज किया जेड इजिकल टू ए प्लस में आइटा बी आप लोगों के लिए यूज कर दिया भाई, बहुत अच्छी बात। या फिर एक्स प्लस में आइटा वाई मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि यहां पर मैंने दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ये एक्स है और मेरे पास में वाई है। तो आपने कहा जी ये जो जेड को आपने रिप्रेजेंट किया ना, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है,
जो वेरिएबल तो है ये, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है तो वेरिएबल बोल दिया आप लोगों ने। और x और y की फॉर्म में यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो इसको बोलते हैं किस तरह की फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। अब दूसरा जो फॉर्म होता है ना इसके अंदर, उसका हम क्या निकाल सकते हैं, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा तो उसके बाद में मैं इसके दो चीजें और फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, एक मॉडुलस और एक आर्ग्यूमेंट। उसके ऊपर में मैं अभी थोड़ी देर के अंदर में आप लोग के पास में आने वाला हूं। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। अब देखो इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं। जब भी हम इसके रिप्रेजेंट करते हैं, जो जेड मेरे पास में फंक्शन है, इसको मुझे कॉम्प्लेक्स जो कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म के अंदर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं कि x की वैल्यू आपको थीटा यानी कि r cos थीटा रिप्रेजेंट कर देनी है, ठीक है। y जो है उसको r sin थीटा आप लोग लिख देंगे। अब ये बात करें कि थीटा क्या होता है भाई, तो देखो आप लोगों ने ये बनाया भाई, ये मेरे पास में कौन सा था, z इजकल टू a प्लस में आईटा बी या फिर x प्लस आईटा बी बना था। तो ये जो एंगल बन गया ना भाई, ये जो एंगल बनाए इसको हम थीटा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी थीटा का मैं यहां पर यूज कर रहा हूं कि मैं x जो है उसको r cos थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और y है उसको मैं r sin थीटा लिख सकता हूं। जब इसके अंदर में आप वैल्यू पुट करेंगे x प्लस में आईटा y की जगह पे, तो आपको ये फंक्शन मिलेगा भाई। क्या फंक्शन मिलने वाला है, z इजकल टू r cos थीटा प्लस में i यानी कि इमेजिनरी जो है आईटा sin थीटा मिलेगा। ध्यान रखना कि इमेजिनरी जो है हमेशा और हमेशा sin थीटा के साथ में ही ये लगेगा। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं कि ये मेरे पास में पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आ गई है। ये कौन सी फॉर्म थी, ये मेरे पास में थी कार्टेशियन फॉर्म थी, और ये मेरे पास में किस तरह की आ गई है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आ गया। अब आप लोग के दिमाग में आना चाहिए कि जी ये तो बताओ हमारे पास में ये आर क्या है भाई। तो आर मेरे भाई ये है कि जो मेरे पास में वैल्यू होती है ना एक्स और वाई की, उसका स्क्वायर होता है ये, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो इसका अगर आप लोग आर की वैल्यू जब निकालना चाहते हैं, तो इसको हम जब बात करें कि मेरे पास दो फंक्शन है एक्स और वाई गिवन है, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आप लोग कर दें, तो ये इसका रूट कर दें, तो आपके पास में आर की वैल्यू आ जाती है। और इसी आर को आप किस नाम से जानते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड के नाम से जानते हैं, यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि चाहे मेरे पास में इस फॉर्म में गिवन हो, चाहे मेरे पास में कार्टेशियन फॉर्म के अंदर में गिवन हो, चाहे मेरे पास में पोलर फॉर्म के अंदर में गिवन हो, तो इसका मैग्नीट्यूड तो भाई हमेशा यही रहने वाला है, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमेशा रहने वाली, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए क्योंकि बार बार मेरा आगे आर यूज होने वाला है। तो आर जब भी यूज करूंगा तो आप दिमाग में सेट कर लो कि वहां पर मैं एक्स के स्क्वायर प्लस में वाई के स्क्वायर उसके रूट की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं उसके मॉडुलस की बात कर रहा हूं। तो पहला टॉपिक मेरा मॉडुलस यहां पे कंप्लीट होता है कि मॉडुलस क्या होता है, जो भी आपके पास में ये वैल्यू आई है दैट इज नोन एज मॉडुलस। अब दूसरी चीज जो आती है वो आप लोग को ध्यान में रखनी है, जिसको जाना जाता है आर्ग्यूमेंट के नाम से। भाई किस नाम से जाना जाता है, आर्ग्यूमेंट के नाम से। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो आर्ग्यूमेंट होता है कि ये आपने एक भाई वेक्टर बना दिया, ये मेरे पास ये मेरे पास में एक जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल था उसके रिप्रेजेंटेशन मैंने यहां कर दिया। अब ये जो एंगल बनाया है ना, देखो ध्यान से सुनना, ये मेरे पास में रियल पार्ट है, ये मेरे पास में रियल पार्ट है, और ये रियल पार्ट, सिर्फ रियल पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रियल पार्ट हमेशा इधर ही रहने वाला है, वो पॉजिटिव की फॉर्म में लेके चलेंगे, फिर बाद में हम देखेंगे कि वो नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया कैसे हो गया। तो ये रियल पार्ट इस फंक्शन तक जाने के लिए, यहां तक जाने के लिए, इस रिप्रेजेंटेशन तक जाने के लिए आपको कितना मूव करवाना पड़ रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। और यही थीटा किस नाम से जाना जाता है, इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के आर्ग्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। चाहे आप इसको कहो एंगल ऑफ जेड कहो या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहो, ये सेम चीज है यहां पर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि रियल पार्ट जो हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का है, उसको जब हम यहां तक जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, वहां तक लाने के लिए मुझे कितना मूव करवाना पड़ेगा, उसी को हम थीटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कैसे गिवन होगा भाई, आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर मैं यहां पर बोल दूं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास में वाई एक्सिस इतना बना हुआ है, तो ये वैल्यू भी वाई रही होगी भाई इसके अंदर में। तो टेंजेंट थीटा आप सबको निकालना था भाई, टेंजेंट थीटा, अगर ये थीटा है मेरे पास में, तो टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि मैं टेन थीटा को लिख सकता हूं भाई आप लोग के लिए, ये होता है मेरे पास में वाई बाई एक्स होता है, परपेंडिकुलर बेस हो गया ना। तो थीटा यानी कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो रहेगी दैट विल बी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, आप लोग को रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट भाई मेरे बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि कॉम्प्लेक्स का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो होता है उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट आप समझ में आया कि ये जो एंगल होता है इसी को हम आर्ग्यूमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करता हूं। अब तीसरे केस के अंदर में क्या करना होगा, जब भी हमें बात करनी पड़ेगी, तो ये सारी वैल्यू जो हमारे पास में आई है कि जब आपके पास में इस फंक्शन को आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो आर की वैल्यू यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे,
ये आ गई, और थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू इसके अंदर में आ रही ना, जब इसके अंदर में थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये पूरा पोलर फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारे पास में किस तरह का रिप्रेजेंटेशन आता है, पोलर फॉर्म ऑफ, या फिर मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म के नाम से भी आप इसको जानते हैं। देखो मैंने काम क्या किया है, जो आर और ये मैंने फॉर्म लिख दिया, मैंने यहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट करी है, मैंने यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करी, कैसे करी है वो आप सब चीजों को पता लग गई है। यहां पर आप उनकी वैल्यूज को पुट करेंगे और आपको आंसर मिलता चला जाएगा। चलिए मैं बात करता हूं दूसरा, हमारे पास में एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में। तो अभी हम रिप्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही इसके अंदर में इसकी नींव बनी हुई है। जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है ना, उसकी नींव ही यहां से बनकर चलती है। यही फॉर्म आप लोगों को जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पर आपके टाइम सेव करेंगे, बार बार आप लोगों के ये इंटरेक्ट होंगी, तो वहां से आप इन चीजों को डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करके, इनकी जो थ्योरम्स बनी हुई है या फॉर्म बनी हुई है, उनको डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहला कौन सा फॉर्म था मेरे पास में, कार्टेशियन फॉर्म था। दूसरा मैंने रिप्रेजेंट किया पोलर फॉर्म में, और तीसरा मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर में। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म सबसे ज्यादा आप लोग को यूज होने वाली है। इसमें क्या दिया जाता है कि अगर मेरे पास में एक्सपोनेंशियल ई है और यहां पर ये इमेजिनरी आई लिख दिया मैंने, और इसके साथ में ये आर्ग्यूमेंट इसका यानी कि थीटा मैंने लिख दिया, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। ध्यान से सुन लेना इस पॉइंट को, कि जब भी मेरे पास में ई की पावर आयोटा थीटा जब भी गिवन होगा, ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर में भी पढ़ते हैं इस चीज को। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन जब आते हैं वहां पर भी हम पढ़ते हैं, एंटीना के अंदर में भी इस चीज को आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये ई की पावर आयोटा थीटा यानी कि इसको हम यूलर फॉर्म के नाम से हम जानते हैं। तो यूलर फॉर्म क्या कहती है कि ये अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है तो आप इसको एक्सटेंडेड रिप्रेजेंटेशन है कि इसको आप ई कोस थीटा यानी कि कोस ऑफ आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं, प्लस में आयोटा साइन थीटा भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कई बार ये होता है कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है ना, जो क्या है कोस थीटा और साइन थीटा का, तो इसको हम सिस थीटा के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ज्यादा आप लोगों को यूज में नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि सिस थीटा अगर दे दिया जाए आपको एग्जाम के अंदर में, तो आपको कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसका मतलब यही होता है कि वहां पर ये वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को पता हो जानी चाहिए। सिस थीटा अगर मिल जाता है तो अगर दो सिस थीटा मेरे पास में मल्टीप्लीकेशन होते हैं, यानी कि सिस थीटा 1 प्लस में सिस थीटा 1 2, यानी कि कोस थीटा 1 प्लस में आयोटा साइन थीटा 1, और इनटू में दूसरा सिस जो बनेगा वो कोस थीटा 2 प्लस में आयोटा साइन थीटा 2 बनेगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी सिस थीटा 1 प्लस में थीटा 2, यानी कि दोनों के जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनको हम यूज कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास में आती है कि अगर दोनों डिवाइड की फॉर्म में आ जाए, तो भाई जब डिवाइड की फॉर्म में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप लोगों का जो सिस आएगा उसके अंदर में थीटा 1 माइनस में थीटा 2 आप लोगों को कर देना, ज्यादा यूज नहीं आएगी लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को। ये लास्ट हमारे पास में है डी मोवियर थ्योरम के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये क्या कहती है कि आपके पास में कोई भी इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, आप सबको पता है क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर में आईटा गिवन है भाई। तो कोस थीटा प्लस में आई साइन थीटा गिवन है, और अगर इसकी पावर n है, अगर इसकी पावर हमारे पास में n है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारे पास में थीटा गिवन है यानी कि आर्ग्यूमेंट गिवन है, उनको n थीटा से हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इसके अंदर में दे सकते हैं। ओके, तो यहां पर ये मेरे पास में बन जाएगा कोस n थीटा, और ये मेरे पास में बन जाएगा साइन n थीटा। अब चलो इसी फॉर्म के ऊपर मैं क्वेश्चन करके देखते हैं। गेट 2012 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया था उस टाइम पे ये। ठीक है, इसके अंदर में क्या गिवन था, ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर में देखा जाता है ये। इसमें इन्होंने कहा था कि आइटा है उसकी पावर में आइटा है, और x की पावर x इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। या तो आप लोगों को क्या मिलेगा, आइटा की पावर में आइटा मिल जाएगा। अब इसको ना यहीं पे होल्ड करो, अगर आप इसको सोल्व कर पा रहे हैं तो बहुत वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं इसका सोल्यूशन करवा रहा हूं भाई, आप इसको एक बार पॉज करके अपनी तरफ से इसको ट्राई करके देखो दोस्त। जो अभी मैंने थ्योरम बताई ना आप लोगों को, यूलर थ्योरम बताई है, यूलर जो फॉर्म हमने रिप्रेजेंटेशन बनाई है, उससे आप इसको एक बार सोल्व करके देखो। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा रहा हूं इसको सोल्व। तो इसने क्या कहा था कि आइटा की पावर आइटा आ रही है, या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है कि ये दोनों फॉर्म से क्वेश्चन पूछे गए थे कि x की पावर में x है, वेयर x इज इक्वल टू -1। तो भाई आपको इतने बढ़िया तरीके से अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास में -1 गिवन है तो उसको हम मान सकते हैं कि वो मेरे पास में किस फॉर्म में गिवन है, आइटा की फॉर्म में। ठीक है, तो ये चाहे मैं क्वेश्चन को ऐसे पूछूं चाहे ऐसे पूछूं, तो दोनों ही फॉर्म में ये पूछ रखा है कि आइटा की पावर आइटा जो है इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कोई दिक्कत आने वाली है मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये मैंने लिख लिया कि भाई जो मेरे पास में आइटा प्लस आइटा है, इसके अंदर में खाली इमेजिनरी पार्ट दे रखा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 प्लस में आइटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी पावर में मैं आइटा रिप्रेजेंट कर दूं। तो आप देखो
क्या मैं इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? जो पोलर फॉर्म थी मेरे पास में, पोलर फॉर्म क्या कहती है कि कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना हम लोग। तो कोस थीटा प्लस में आई साइन थीटा लिख दिया मैंने। अगर ये जीरो बन रही है भाई इसकी वैल्यू, थोड़ा सा ये शॉर्ट ट्रिक में इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूं, दूसरा तरीका भी अभी आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि जीरो जो बना है ये वो तो कोस पाई टू पे बनता है भाई, वो तो रिप्रेजेंट कर दिया आपने। दूसरा मेरे पास में ये वैल्यू जो है यहां पर वन बन रही है, आइटा के साथ में वन आ रही है, और यहां पर मेरे पास में साइन थीटा है। तो साइन थीटा वन कब हो सकता है? जब साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास में साइन पाई बाई टू होती है। तो ये आप लोगों ने निकाल लिया कि भाई ये मेरे पास में वैल्यू बन गई है। अब ये मेरे को बताओ कि ये कौन सा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है भाई? ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कहीं ये तो नहीं है कि ई की पावर आई थीटा का है ये। जब यूलर फॉर्म पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने बताया था आप लोगों को कि ये मेरे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होती है, कौन सी? यूलर फॉर्म की। तो ई की पावर आइटा थीटा को भी तो ये चीज रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और थीटा यहां पर जो बना है मेरे पास में, थीटा क्या बना है भाई? थीटा यहां पर मेरे पास में बना है, थीटा मेरे पास में बना पाई बाई टू बना है भाई, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं ई की पावर में आई थीटा, और ये मेरे पास में आ गया इसकी पावर में आइटा। तो यहां पर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, थीटा थीटा की जगह पे पाई बाई टू पुट करेंगे। आइटा ये है और आइटा ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आप लोगों को -1 मिलने वाला है, यानी कि पाई बाई ई की पावर में जो मेरे पास में बनेगी दैट विल बी -पाई/2। आप लोगों को आंसर इसका मिलने वाला है, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर देखो, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन अभी मैं बता रहा था आप लोगों को, कैसे उसके थ्रू भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोलर फॉर्म के अंदर में। तो देखो इसके अंदर में जीरो प्लस आइटा, इसकी होल पावर आइटा आप लोगों को दे दी गई है। तो आप लोगों ने एक्स फाइंड कर लिया, वाई फाइंड कर लिया। आपको स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बताया था कि मैं इसको पोलर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, आर प्लस में कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैं सबसे पहले क्या अप्रोच करूंगा? आर की फाइंड करने के लिए। तो आर के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? एक्स और वाई की वैल्यू पता होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू मेरे पास में 1 है। तो आर की वैल्यू आप लोग के पास में कितनी आने वाली है? 0 प्लस में 1 आने वाली है। अब दूसरी बात करें कि मेरे पास में एंगल की बात करके देख लो। तो एंगल की बात करते हैं तो जो आर्ग्यूमेंट होता है उसका आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका क्या बताया था? tan इनवर्स वाई बाई एक्स आप लोग को बताया था। तो ये क्या आ गया? tan इनवर्स 1/0, और ये तो मेरे पास में क्या बन गया? इन्फिनिटी बन गया। यानी कि tan की पावर जो होती है tan इनवर्स इन्फिनिटी किस पॉइंट पर होता है? तो आप सबको जानकारी है इसके बारे में कि ये 90 डिग्री पर होता है, यानी कि ये पाई/2 पर होता है। तो आप लोगों को आर्ग्यूमेंट भी मिल गया कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई है? पाई/2 आ गई है, और जो इसका आर था उसकी वैल्यू मेरे पास में 1 आ गई है। आप इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे और आप लोगों को यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके थे आपको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कि कैसे आप इसको यूज करके अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अगर आपको रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आता है। एक्सपोनेंशियल मैंने बताया ना कि एक्सपोनेंशियल से आप जो हमारे पास में यूलर फॉर्म है उसके अंदर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास में पोलर फॉर्म है वहां पर भी आप इसके अंदर में मूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए बात कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता क्या भाई, ठीक है। पता नहीं आप लोगों ने क्या पढ़ रखा होगा, लेकिन आप लोग अपने दिमाग से वो चीजें निकाल देना, और अभी जो बता रहा हूं वो आप लोग ध्यान से सुनना कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के अंदर में, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के अंदर में जो भी हमारे पास में इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हमेशा साइन चेंज किया जाता है। बस इतनी डेफिनेशन है, इसके बाद में कुछ नहीं पढ़ना आपको। कि जो भी हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दे दिया गया है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्स प्लस में आइटा वाई के फॉर्म में, यानी कि उसके पास में एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, ये तो कंफर्म है। अब जो इमेजिनरी पार्ट है ना भाई, उसका आपको सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना है, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको आप जेड लिखो और उसके ऊपर में एक बार लिख दो। तो ये बार बनने का मतलब है कि मैं इसके किसकी बात कर रहा हूं? उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपने रिप्रेजेंट किया कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज, यहां पर साइन प्लस आ रखा था तो ये माइनस हो जाएगा, अगर यहां माइनस आ रखा होता तो क्या हो जाता? ये प्लस हो जाता भाई, ठीक है। तो ये मेरे पास में इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। अब मुझे पोलर फॉर्म में भी तो करके दिखा भाई मेरे को। तो यहां पर जब आप पोलर फॉर्म, ये पता है आप लोगों को, ये पता है होने की वजह से आप लोगों ने क्या किया भाई, इसकी जेड की पावर में मुझे बाहर निकालना है, यानी कि उसके कॉन्जुगेट की बात करनी है। तो आर तो मेरे पास में क्या है? इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। तो जो एंगल्स होते हैं ना, उन एंगल को माइनस कर दिया जाता है। जब हम पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो जो एंगल है ना थीटा गिवन है मेरे पास में, इसको माइनस थीटा कर दो आप लोग। किस केस में? कोस के केस में भी, और मेरे पास में साइन का केस है उसके अंदर में भी, दोनों को पुट डाउन करेंगे तो आपको ये जो मिलेगी वैल्यू, ये मेरे पास में इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिल जाएगा, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि कैसे हम इनका यूज करेंगे हमारे क्वेश्चंस के अंदर में, तो उसका भाई आप लोग को ध्यान में रखना है कि जब भी मेरे पास में कुछ प्रॉपर्टी जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की हैं, काफी इंपॉर्टेंट बनती हैं ये। तो पहली प्रॉपर्टी है कि आप अगर एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और उसके कॉन्जुगेट को, दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास में केवल और केवल रियल पार्ट मिलेगा।
क्या मैं इसको प्रूव करके दिखाऊं? चलो भाई कर देते हैं। पहला मैं आप लोगों के लिए प्रूव कर देता हूं। जेड लिखा भाई आप लोगों ने, ये लिख दिया, मान लो आपका फंक्शन है एक्स प्लस में आइटा वाई है, बहुत अच्छी बात। अगला क्या कहा मैंने, इसके भाई कॉन्जुगेट को ले आओ, तो कॉन्जुगेट ये इसका जो माइनस साइन हो जाएगा, एक्स माइनस में आइटा वाई कर दिया। अरे ये क्या हो भाई, आइटा वाई से आइटा वाई तो कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास में, ट्वाइस ऑफ एक्स। और एक्स क्या है मेरे पास में, रियल फंक्शन है, यानी कि रियल वैल्यू इसकी, तो आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रियल जेड। यही तो था, अगर मेरे पास में फंक्शन x प्लस आई था तो मैं यही तो लिख रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ जेड में बात कर दूं। शुरू में भी यही चीज मैंने बताई थी, रियल ऑफ जेड में लिख दूं तो डरना नहीं है आप लोगों को। उसका मतलब है कि मैं इसकी x की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, और इमेजिनरी जेड लिख दूं तो मैं इसके y की बात कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से समझ में आ जाएगा अगले केस के अंदर में। तो यहां पर आप लोगों ने कहा कि जेड माइनस में जेड, अगर इसके कॉन्जुगेट को माइनस कर दो तो क्या मिलने वाला है, तो आप इसके अंदर में करके देख सकते हैं कि आपको यहां पर भी मिलेगा, लेकिन यहां पर इमेजिनरी मिलेगा पार्ट मेरे को, ट्वाइस ऑफ दैट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मेरे पास में जो फंक्शन है, जो फंक्शन गिवन है, अगर उसके मॉडुलस की बात कर दूं और उसका स्क्वायर कर दूं, तो वो मेरे को मिलने वाली है कि पहले मेरे पास में फंक्शन z था, वेरिएबल था, और इसका अगर कॉन्जुगेट है, ये मेरे पास में z बार है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वही मेरे पास में क्या बनेगा, मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो हमेशा उसके बराबर में बना रहेगा। इसको आप सोल्व करके देख लेना भाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास में है z1 प्लस में z2। अगर इसका कहीं भी बार मिलता है तो ये आपने बुलियन अलजेब्रा वगैरह जब जो डिजिटल पढ़े हैं भाई, वहां पे इस चीज को बहुत अच्छे से समझा भी होगा कि जब किसी के ऊपर में बार लगा दिया जाता है इस तरह से, तो वो वैल्यू क्या बन जाती है, उसकी अपोजिट बन जाती है, यानी जीरो बन जाती है, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि z1 प्लस में z2, आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट बेसिकली उसके नाम से आप लोगों ने जाना होगा उसको, तो z1 प्लस में z2 इसका पूरा बार कर दिया गया। जब इसको खोलते हैं तो आप इसको z1 बार प्लस में z2 बार, यानी कि फंक्शन का आप इंडिविजुअल जो है उनके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को लेकर भी आप उसको इक्वल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करें कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने कर दिया, तो बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तब भी आप इंडिविजुअल जो है उनके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालिए और उनको मल्टीप्लाई कर दिए, तो भी वो इसके बराबर में आने वाले। ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपको ये वैल्यूज बार बार पुट डाउन करके देखनी पड़ेंगी कि मैं अगर मेरे को एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दो मेरे को फंक्शन दे दिए गए हैं और मेरे से पूछा गया कि इनका जो फाइनल फंक्शन यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करके दिखाओ। तो तरीका ये है कि भाई या तो पहले आप उनको मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल लो, या फिर आपका ये है कि भाई पहले का आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल लो, दूसरा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो भी हमारे पास में सेम रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो z1 डिवाइडेड बाई z2 अगर इसका हमने कर दिया तो भी वो जैसे मल्टीप्लिकेशन में था, इंडिविजुअली यहां पर काम आ जाता है। ओके, और लास्ट हमारे पास में जो है कि अगर मैं ये करूं कि पहले में z, मैंने कि जो मेरे पास में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है a प्लस में आइटा b या फिर x प्लस में आइटा y, तो इसका मैं zn कर दूं, मतलब पहले n टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दें और उसको हम क्या करें, जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया जाए, या तो वो, या फिर मैं पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लूं और फिर उसकी n पावर कर दूं, तो भी हमारे पास में रिजल्ट सेम बनने वाले। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी जो एग्जाम के अंदर में बार बार पूछी जाती हैं, गेट के एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होती है वो हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है और दूसरी प्रॉपर्टी होती है, और फिर हमारे पास में जो थर्ड वन है ये भी बार बार आप लोगों को देखने को मिलेगी भाई। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के लेकर मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ में। गेट 2017 के क्वेश्चन आया है, द रियल पार्ट ऑफ द 6e आइटा पाई बाई 3 की वैल्यू आप लोगों को निकालना है। तो इसके दोनों पार्ट निकालने के लिए आपको बोला गया है कि रियल भी निकालना और इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन में रियल पार्ट आया था, लेकिन मैंने इसके अंदर में ऐड कर दिया कि आपको इमेजिनरी पार्ट भी इसके अंदर में निकाल के दिखाना भाई। तो क्या आप लोग को ये दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था आप लोगों को कि आप इसको यूलर फॉर्म के अंदर में कन्वर्ट कर सकते हो भाई। तो यूलर फॉर्म के कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या बताया था कि जो भी आपके पास में, ये तो भाई इसका कांस्टेंट है तो 6 तो बाहर आ गया, ये मेरे पास में e की पावर में आइटा थीटा की फॉर्म में तो नहीं दिख रहा कहीं आप लोगों को, e की पावर में आइटा थीटा की फॉर्म में दिख रहा भाई मेरे को, तो आपको पता नहीं क्या दिख रहा होगा। तो जो भी था यहां पर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन थीटा प्लस, सॉरी यहां पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा, इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। बिल्कुल वही फॉर्म मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिए। तो थीटा जहां पर है वहां पर आपको क्या पुट करना पड़ेगा, अरे भाई मेरे ये जो थीटा है ना, ये मेरे पास में पाई बाई 3 दे रखा है, तो पाई बाई 3 की यहां पर वैल्यू पुट डाउन करो। जब इसकी वैल्यू पुट डाउन करोगे तो कोस पाई बाई 3 हो गया, और ये मेरे पास में साइन पाई बाई 3 हो गया। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो बड़ा मजा आता है क्वेश्चन को सोल्व करने के अंदर में, और आप डायरेक्टली इसके फाइनल रिजल्ट पर कूदने की कोशिश करेंगे ना भाई जी, नहीं मेरे को तो इसकी शॉर्टकट बता दो भाई, शॉर्टकट बताओगे ना तो उसी शॉर्टकट में गुम हो जाओगे आप लोग।
शॉर्टकट मत बनाया करो किसी भी चीज़ का। आप कोशिश करो कि पहले आप उसको लॉन्ग कट मेथड से सोल्व करो, फिर आप अपने प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग करके उसको आप जितना भी शॉर्ट कर सकते हैं उसको, मतलब जो मेन स्टेप्स होते हैं वो आप उसके कट डाउन कर सकते हैं ताकि आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब भी किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ना, तो हमेशा उसके लॉन्ग कट मेथड से, यानी कि जो एक्चुअल जो उसका तरीका है उसके थ्रू जाने की कोशिश किया करो, जिससे आपकी जो गलतियां हैं क्वेश्चन के अंदर में, जो आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उसके अंदर में गलतियां होने के चांसेस आपके नेग्लिजिबल हो जाएं। ठीक है, तो यहां पर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब पूछा क्या गया था आप लोगों से, रियल पार्ट पूछा गया था। क्या रियल भाई ये होता है जिसके अंदर में आइटा लगा होता है? जी नहीं, हमारे पास में रियल जो होता है वो केवल और केवल ये वैल्यू है, यानी कि cos π/3 की होगी और 6 तो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्टली यही निकाल लूँ, 6 cos π/3 की वैल्यू निकाल लूँ। जब ये निकालेंगे तो आपको 3 की वैल्यू इसकी मिल जाएगी, क्योंकि cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर 3 आने वाला है। ठीक है, और अब ये दूसरा, मैं इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा था कि इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू भाई आप लोग निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भाई ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप इसका आंसर मेरे को जरूर बताएंगे इसके अंदर में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गेट 2013 के अंदर में आया था। आपके सारे जो कंसेप्ट है सारे निचोड़ के रख देगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर में क्या गिवन है कि फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो मेरे पास में दिया गया है, तो अब तो जेड से डर नहीं लग रहा होगा ना कि जेड पता नहीं क्या हुआ पकड़ा दिया भाई मेरे को। अरे भाई नहीं, मेरे ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जो कि ए प्लस में, उसके पास में दो फंक्शन है, एक मेरे पास में रियल फंक्शन है और एक मेरे पास में एक उसका इमेजिनरी फंक्शन है। तो वो जेड का डर दिमाग से निकाल दो, जेड कहीं भी दिखे तो सीधा पकड़ के उसके सामने ए प्लस में आइटा बी रख दो या फिर एक्स प्लस में आइटा वाई रख दो, अगर जरूरत पड़ रही है। तो नहीं पड़ रही है तो बिना उसके रखे भी काम चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर में हमारे साथ में होने वाला है, यहां पर आप लोगों ने रखा कि ये दे रखा है मेरे पास में लिमिट जेड जो बिलोंग्स करता है वाई के साथ में करता है, और ये फंक्शन गिवन है कि जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड क्यूब प्लस में 2z माइनस में ये वैल्यू नीचे दे रखी है आइटा जेड स्क्वायर प्लस में 2 ऐसे दे रखी है। और ये ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई ये मेरे पास में कुछ ऑप्शन दे रखी है कि इसकी वैल्यू आई 2i होगी, -2i होगी या फिर आइटा होगी, ऐसे इसके अंदर में पूछा गया था। तो इसके अंदर में आप लोग पहले क्या करके देखेंगे, क्योंकि लिमिट के क्वेश्चन है और लिमिट के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम सबसे पहले ट्राई करके देखते हैं कि जो वैल्यू उसके अंदर में गिवन है वो रख के हमारे पास में कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही है। जब आप लोगों ने पहले रखी इसकी आइटा की वैल्यू इसके अंदर में पुट करेंगे, होल्ड करना, इसको पॉज करना वीडियो को और इसके अंदर में रख के देखो, जब आप इसके अंदर में रखेंगे तो यहां पर मेरे पास में बनने वाला आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू आप सबको पता है कितनी बनेगी, -1 बनेगी। क्यों बनेगी? आपको आइटा की वैल्यू भाई मैंने बताई थी -√1 होती है, जब स्क्वायर करते हैं तो यहीं से वो निकल के आता है -1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू याद रखना हमेशा -1 बनती है। ओके, तो यहां पर आप लोगों ने वैल्यू पुट डाउन करी तो पाएंगे कि ये 0/0 की फॉर्म बनेगी भाई, ऊपर भी 0 बनेगा और नीचे भी इसका 0 बनेगा। तो ये कहीं हमारे पास में जब हमने जो कैलकुलस कर रहे थे तो उस टाइम पे ऐसा आया था कि ये हमारे पास में इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई है। और जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है तो हमें क्या करना होता है भाई, बिल्कुल सही कहा, एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ता है, जिसको आप एल हॉस्पिटल रूल के नाम से भी जानते हैं भाई। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करो, यानी कि उनको सेपरेटली आप डिफरेंशिएट करो और उनकी वैल्यूज को वहां पर लिखो। तो यहां पर मैंने क्या किया, ऊपर जो मेरे पास में फंक्शन था उसको मैंने डिफरेंशिएट किया, तो यहां पर मेरे पास में उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2z आएगी। जब मैं इसके डिनोमिनेटर को करूंगा तो डिनोमिनेटर करेंगे तो ये 3z स्क्वायर बन जाएगा, ये मेरे पास में -2z बन जाएगा और ये मेरे पास में -i2z बनने वाला है। ओके, तो आप लोगों ने इसको डिटरमिनेंट जो था मेरे पास में इंडिटरमिनेंट फॉर्म थी उसको एल हॉस्पिटल रूल लगा के इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है मेरे को, अब उसने कहा कि जो भी मेरे पास में z की वैल्यू है, क्योंकि लिमिट उसने क्या दे रखी थी, यहां पर वो i दे रखी थी, तो अगर मेरे पास में दोबारा सब इसके अंदर में i रख के देखो, क्या मेरे पास में कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है नहीं बन रही है। आप लोग जब इसके i की वैल्यू को इसके अंदर में पुट डाउन करेंगे तो ऊपर तो बन गया भाई 2i बन गया, और नीचे मेरे पास में क्या बनेगा, 3 आइटा स्क्वायर बनेगा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, पता है आप लोगों को, ये बहुत अच्छी बात। ये मेरे पास में 2 हो गया, माइनस में आइटा 2 आइटा हो गया, और जब इसको सोल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 2 आइटा, आप लोगों को यहां से आंसर मिलने वाला। ठीक है, तो देखो कितना इसने स्मूथ बना दिया चीजों को लेके। बेशक हमारे पास में जब क्वेश्चन ये फर्स्ट टाइम आप लोगों ने फेस किया होगा, मतलब जो भी 2017 के गेट के अंदर में बैठे होंगे तो ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे तो शुरू में घबरा गए होंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा तो जेड से डर लगता है भैया आप लोगों को, ठीक है, और थोड़ा सा ये लिमिट के केस आ जाता है तो वहां से डर लग जाता है। तो भाई मेरे दोनों चीजों का मैंने सॉल्यूशन दे दिया। जब भी लिमिट आ जाए तो आपको पहले वैल्यू पुट डाउन करके देखनी है, और पुट डाउन करके देखी तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, यानी कि 0/0 ∞/∞ की फॉर्म बन गई। तो आप उसके अंदर में चुपके से क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, न्यूमरेटर में अलग से डिनोमिनेटर में अलग से,
फिर आप उसके अंदर में दोबारा से लिमिट पुट डाउन करके देखो, फिर आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म बन के मिल गई, यानी कि 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिल गई, तो फिर दोबारा से एल हॉस्पिटल लगा दो, यानी कि न्यूमरेटर में अलग से डिनोमिनेटर में अलग से, फिर वैल्यू पुट डाउन करो। जब तक आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल जाए, यानी कि कोई भी आपके पास में फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल जाए, तब तक आप उसको चलते जाओ, इतनी बार उसको डिफरेंशिएट करते चलो। तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ इसके अंदर में बड़ी चीजें नहीं होती है, बेसिक्स आपको अपने स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे भाई किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब जैसे कोई मेरे से पूछ रहा था एक कि भाई पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर में, हाँ ये एक बहुत अच्छी चीज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा अभी। बहुत सारों के तो ये बेसिक क्लियर नहीं कि पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है। देखो भाई, ये मैंने एक्स वाई आप लोग के साथ में लिख दिया, मैंने कहा इसका पार्शियल डेरिवेटिव को निकाल के दिखाओ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई मेरे बहुत अच्छे से समझ लेना, अगर इसका मैं फुली डेरिवेटिव आप लोगों से बोलूं ना, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, पहले ये u मान लिया, ये v मान लिया। भाई मैं फुली डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, तो पहले ये u है और ये मेरे पास में v है, पहले को एज इट इज रखो, x को एज इट इज रख दिया, सेकंड का डेरिवेटिव कर दो, यानी कि dy/dx कर दिया आप लोगों ने। फिर आप क्या करते हैं, प्लस करते हैं और दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि y कांस्टेंट हो गया। और फिर हमारे पास में क्या हो, फर्स्ट वाले का आप डेरिवेटिव निकालो, तो dx/dx, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो मेरे पास में ये वैल्यू बन जाएगी 1, यानी आप लोगों का जो रिजल्ट बनेगा वो ये मिलेगा। ये कब की बात कर रहा हूं, ये सिंबल देख लेना, ऐसे d लिख रहा हूं इसके अंदर में। और जब मैं इसके अंदर में पार्शियल डेरिवेटिव की बात करता हूं ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव में ये होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है, ये मेरे पास में ये ऐसे साइन बनता है इसका, ये पार्शियल का निशान होता है। तो जब भी जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसी को ही आपको लेना है, बाकी को कांस्टेंट मान लेना है, यानी कि y जो मेरे पास में कांस्टेंट नंबर की तरह आपको लेके चलना है इसके अंदर में। तो यहां पर आप इसको डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेट करेंगे एक्स वाई को लेके, तो y मेरा कांस्टेंट हो गया, तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा, यानी कि x की रिस्पेक्ट में जब आप इसको करोगे, तो ये तो मेरे पास में कांस्टेंट नंबर की तरह मान लो, यानी कि मैं कहूं 1 2 3 4 कोई भी नंबर मान लो, तो इसका फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो खाली y बनेगा, क्योंकि x तो उसके साथ में क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंशिएट होकर 1 बना देगा, तो खाली y बनेगा। लेकिन फुली जब कर रहे थे तो दोनों फैक्टर को u और v के फॉर्म में मुझे लेकर चलने पड़ रहे थे, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को पार्शियल और आप लोगों का जो कंप्लीट डेरिवेटिव उसका बेसिक्स क्लियर रखने चाहिए आप लोगों को, जब आप इसके अंदर पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा जो पूरा कॉम्प्लेक्स की बात करूं, न्यूमेरिकल मेथड की बात करूं, इन सब के अंदर में जब भी बात कर रहे थे तो हमारे पास में पार्शियल डेरिवेटिव का सबसे ज्यादा यूज आ रहा, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर में जब बात कर रहे थे तो पार्शियल डेरिवेटिव का ही सबसे ज्यादा यूज होता है। तो यहां पर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या हमारे पास में पार्शियल डेरिवेटिव होता है। ओके, इन वैल्यूज को पुट करेंगे, आप लोगों के पास में आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, मेरे पास में आया है 2 माइनस में 3i डिवाइडेड बाई -5 प्लस में आइटा, गेट 2014 का क्वेश्चन है ये। और इसको कहा है कि भाई हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये फॉर्म आप लोग को दी गई थी। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है ना यार, कि जब वो आप लोग को न्यूमरेटर में भी मिले और डिनोमिनेटर में भी कोई फंक्शन मिले, तो चुपके से इसके अंदर में रेशनलाइजेशन कर देते हैं। अब बात करें कि रेशनलाइजेशन क्या होती है, तो रेशनलाइजेशन ये होती है कि जो भी आपके पास में डिनोमिनेटर की है ना, इसका आप कॉन्जुगेट ले लो, ठीक है ना। इसका आप कॉन्जुगेट ले लो, मतलब या तो इसका नेगेटिव साइन कर दो या फिर कॉन्जुगेट ले लो। तो बात तो वही है ना कि इमेजिनरी का हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, इमेजिनरी का साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने क्या किया, -5 प्लस में आइटा था, उसको आपने -5 माइनस आइटा कर दिया न्यूमरेटर में, और -5 माइनस आइटा इसके डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों को आप लोगों ने यहाँ पे कर दिया। तो न्यूमरेटर में ये इससे मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में आपको ये वैल्यू मिलेगी, डिनोमिनेटर में आपको 26 मिलेगा। आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को, जो इमेजिनरी पार्ट होंगे उनको एक तरफ कर लो, रियल पार्ट उनको एक तरफ में कर लो। तो रियल पार्ट यहाँ पे बनेगा -13, और जब आप इसको इमेजिनरी पार्ट को करेंगे तो ये भी हमारे पास में 13 बनने वाला है। इन सारी वैल्यूज को पुट डाउन करेंगे, रियल को अलग करो, इमेजिनरी को अलग करो, ठीक है। अलग हो जाने के बाद में आप इसको फाइंड आउट करेंगे, ये आपके पास में क्या आएगा -0.5, और ये जो वैल्यू मिलेगी वो मेरे पास में 0.5 आइटा आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को जब भी आपके पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आ जाता है, तो उसका सोल्व करने के सबसे ज्यादा आप लोगों को ये चीजें मिलेंगी आपके एग्जाम के अंदर में। तो ध्यान रखना भाई, जब भी मेरे ये आपको डिनोमिनेटर यानी कि रेशनल फॉर्म के अंदर में मिलेंगी, तो इसके अंदर में हमारे पास मतलब p/q की फॉर्म में मिलती है, तो नीचे वाले का हमेशा और हमेशा आपको क्या करना है, उसका रेशनलाइजेशन करके आप लोग को इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन आया हुआ है, गेट 2015 का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर में क्या दिया गिवन था कि मेरे पास में फंक्शन है, यानी कि फंक्शन ऑफ जेड है, जो कि जेड से आप लोग को मतलब सीधा है कि भाई ये मेरे पास में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दे दिया गया है। तो ये गिवन है मेरे पास ए जेड प्लस में बी प्लस में सी जेड प्लस में डी, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आगे भी एक्सप्लेन करेगा, अगर जेड से आप लोग को यहाँ पर नहीं समझ में आता है तो कहीं ना कहीं फिर बता देगा कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फॉर्म में। अब उसने एक कंडीशन दे दी
कि जो फंक्शन ऑफ Z1 यानी कि जब हम किसी फंक्शन, जो मेरे पास में फंक्शन है, इसको जब मैं Z1 वैल्यू के लिए पुट करता हूं तो वो, और इसकी जो फंक्शनल वैल्यू है, जब मैं इसको फंक्शन Z2 यानी कि Z की जो वैल्यू है वो Z2 पुट कर कर चलता हूं मैं, तो वहां पर जो वैल्यू आएगी वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। फॉर ऑल Z1 नॉट इक्वल टू Z2, ये हमारे पास में फॉर ऑल का मतलब होता है कि Z1 नॉट इक्वल टू Z2 है ये, और इसने कुछ वैल्यूज दी हुई हैं कि A मेरे पास में 2 है, B मेरे पास में 4 है, C मेरे पास में 5 है, तो इसने कहा कि D की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करके दिखाओ। तो इस कंडीशन का आपको यूज करना है कि फंक्शन की जो वैल्यू ऑफ F1 FZ1 इज इक्वल टू FZ2 है मेरे पास में, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं फंक्शन Z1 के लिए पुट करके देख लेता हूं। तो जब फंक्शन के अंदर में आप लोगों ने Z की जगह पे Z1 रख दिया, तो ये आप लोग को क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी AZ1 प्लस में बीटा B मिलेगा डिवाइडेड बाय CZ1 प्लस में D। और जब फंक्शन Z2 के लिए बात करेंगे तो इसी के अंदर में Z2 ये बन जाएगा मेरे पास में। अब जो वैल्यूज मेरे को गिवन है उनको पुट डाउन कर लो, A की वैल्यू जो थी उसको पुट कर दो, 2Z1 आ गया प्लस में 4, नीचे मेरे पास में 5Z1 प्लस में 4 आ गया, A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 5 है, तो इसके अंदर में आप लोगों ने पुट कर दिया भाई, Z2 फंक्शन के लिए हो गया, Z1 फंक्शन के लिए हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो ये मिलेगा कि ये मेरे पास में आ जाएगी 2Z1D माइनस में 2Z2D, और इधर आप लोग के पास में आ जाएगा 20Z1 माइनस में Z2 आप लोग को मिल जाएंगे वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहां पर मेरे पास में जो फंक्शन था, यहां पर मेरे पास में ZD का एक फंक्शन आ रहा है, तो यहाँ 2D मेरे पास में कॉमन आ जाएगा, Z1 माइनस में Z2 हो जाएगा, और ये मेरे पास में 20Z1 माइनस में Z2। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जोड़ घटा गुणा भाग है और कुछ नहीं इसके अंदर में। जो मेन कंसेप्ट था वो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया कि क्या फंक्शन की वैल्यू रखे आपको सोल्व करके चलना। ठीक है, अब आपने ये सोल्व किया तो आप लोग को रिजल्ट मिला, दैट विल बी 2D इज इक्वल टू 20, यानी कि D की वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी 10, आप लोगों को यहां से इसका आंसर मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। जो ये सारे हमारे पास में किसके ऊपर में थे, जब हम इसके मॉडुलस पे काम कर रहे हैं, या फिर यूलर फॉर्म के ऊपर में काम कर रहे हैं, या फिर हमारे पास में ऐसे वैल्यूज दे दी गई हैं जहां से हमें फंक्शन की वैल्यू पुट डाउन करके को वेरिएबल की को कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप लोग को दे दिया गया है। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारे इसके अंदर में देख लेते हैं, जिसके अंदर में आप लोग को दिया गया है, गिवन द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस में 5, ये आपको एक फंक्शन दिया है Z1, और दूसरा फंक्शन मेरे को दिया गया है 2/√3 प्लस में 2 आइटा आप लोग को गिवन है। ये जब थोड़ा सा इनको स्कैन करते हैं ना तो ये अक्सर जो है काफ़ी ब्लड हो जाते हैं। चलो देखते हैं इसको आगे से थोड़ा सा और लाइट में इसको स्कैन करने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने कहा कि देन द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2, इसने पूछा आप लोगों से कि Z1 बाई Z2 का आर्ग्यूमेंट आपको निकालना है डिग्री के अंदर। मतलब आर्ग्यूमेंट निकालने का मतलब क्या है भाई, सीधी सी बात है कि मुझे उसके एंगल से बात करनी है। किसके एंगल से, जो मेरे पास में Z1 बाई Z2 का मेरे पास में फॉर्म आ जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट, इसको सोल्व करने का तरीका देखो आप लोग, कि जब भी आप लोग के पास में ऐसे गिवन हो, जब भी आपके पास में गिवन हो आर्ग्यूमेंट Z1 बाई Z2 आप लोग के पास में गिवन हो, तो आपको लिख देना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ये आप निकाल लोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अब बताओ मेरे को कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 निकालने का तरीका क्या आपको नहीं पता है भाई। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैंने समझाया था कि जब भी आपके पास में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 निकालने की बात आ जाए तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग। पहले तो उस फंक्शन के अंदर में जो रियल वैल्यू है, यानी कि tan इनवर्स जो मेरे पास में आती है, tan इनवर्स y बाई एक्स आप लोग को करना है। y मेरे पास में क्या है, 5√3 है, और यहाँ पर दूसरा x की वैल्यू मेरे पास में 5 है। उसी तरह से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आप निकाल लो, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 निकालोगे तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर मेरे पास में 2 इसकी इमेजिनरी वैल्यू यानी कि y वैल्यू है, और ये मेरे पास में रियल वैल्यू है, तो इन दोनों को पुट डाउन करेंगे तो यहाँ से भी आप लोग को आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 मिलेगा और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 मिल जाएगा। यानी कि जो एंगल मिलेंगे उन एंगल को यहाँ पर आप निकालेंगे और यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका भाई ये बता दो आप लोगों को, दूसरा तरीका ये है कि जो आप लोग अभी पढ़ के आए हैं कि पहले आप लोग Z1 और Z2 को लिख लो, तो यहाँ पर मेरे पास में 2 टर्म मिल गई। अब क्योंकि ये P बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया है, तो यहां से आप पहले क्या करोगे, इसको रेशनलाइज करोगे। खुद बताना कौन सा आपको इजी बनता है पाथ। पहले इसको रेशनलाइज कर लो भाई, रेशनलाइज करोगे तो लंबा चौड़ा यहाँ पर आप लोग के पास में ये पूरी रकम जाने वाली है। उसी तरह से डिनोमिनेटर के अंदर में कर लो, आप डिनोमिनेटर में करोगे, फिर आपको यहाँ से जो इमेजिनरी पार्ट है उनको अलग करो और रियल पार्ट है उनको अलग करो। फिर वही कहानी आ गई हमारे पास में कि tan इनवर्स y बाई एक्स, ये आप लोग करो इसके अंदर में पुट डाउन।
जब इसको पुट करेंगे तो आप लोग y की वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे, तो आपको भाई आंसर तो वही मिलने वाला है। क्या मिलेगा मेरे पास में जो आंसर, यहाँ पर इसका भी एंगल सेम आएगा और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 का भी एंगल सेम आएगा, यानी कि जो भी एंगल आएगा, जो भी आप इसको फाइंड आउट करेंगे, तो आपको जो एंगल मिलने वाला है दैट विल बी 0 एंगल। ठीक है, इसको फाइंड आउट करके देखना भाई टारगेट इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आप लोगों के पास में। तो जो भी एंगल की वैल्यू आएगी सेम वैल्यू दोनों की मिलने वाली है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से हमने इस बात से जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास में 0 डिग्रीज की वैल्यू आ रही थी, तो यहाँ पर भी आप लोगों को सेम मिलेगी। तो अब आपकी चॉइस है कि जब भी आप लोगों से आर्ग्यूमेंट पूछ लिया जाए तो दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट मतलब मेरे पास में जो फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है ना, उसका मुझे निकालना है। तो वो तरीका तो आपके पास में ये बना था, या फिर आप लोगों के पास में तरीका ये है कि जब उसने Z1 डिवाइड बाई Z2 का आर्गुमेंट निकालने के लिए बोल दिया तो मुझे यहां पर माइनस कर देना है, और जब मल्टीप्लिकेशन के लिए बोल दिया जाए Z1 इंटू में Z2 का जब आर्गुमेंट निकालने के लिए बोल दिया जाए तो ये जो साइन है ना, जो माइनस आना है भाई, ये प्लस हो जाएगा वहां पर। तो वहां से आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी भाई मेरे पास में मॉडुलस और आर्गुमेंट को लेके। इसके बाद में जो भी आगे की क्लास आएगी उसके अंदर में कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देखिएगा और जो भी आपके गेट के क्वेश्चंस आए उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद में मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, और बाकी जो भी भाई ये पीडीएफ फाइल्स हैं वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जा रही है, जो कि उसका लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में है भाई। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात, आप लोगों को समझ में आई चीज़ें। अब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का एक खौफ था जो आप लोगों के दिमाग के अंदर में, वो मैंने शायद कोशिश करी है कि भाई यहाँ से आप लोगों के दिमाग से हट जाए, ताकि आगे की जो चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ इसके अंदर में, उसके अंदर में बहुत मजा आने वाला है भाई आप लोग को। तो अगला लेक्चर इसके बाद में आएगा, वो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो वहाँ से हमारे पास में उठ के आने वाले हैं। या आप लोग के पास में 1 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन बना के आप लोग को एग्जाम के अंदर वो पूछ लिए जाते हैं, लिंक्ड डेटा के अकॉर्डिंग पूछ लिए जाते हैं, वहाँ से इनके केसेस बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो उनके लिए आप इनको फॉलो कर सकते हैं। देखिए गेट के अंदर में क्वेश्चन आए हुए हैं तो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में।